नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2024 की चुनावी जंग के लिए गोटियां बिछाई जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी। समाजवादी पार्टी तमाम तरह के फार्मूले अपनाने जा रही है, जिससे कि मुस्लिम वोट बैंक पर उसका कब्जा बना रहे, या यूं कहें कि जितना कब्जा है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाए। मुस्लिम वोट पाने के लिए उसकी दावेदारी 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में CSDS के अनुसार मुसलमानों के लगभग 80% वोट पर सपा का कब्जा था। अब लोकसभा चुनाव में के दौरान अखिलेश यादव का मानना है कि 100% इसे किया जा सकता है। मुसलमानों के साथ मीटिंग करके, मुसलमान बुद्धिजीवियों, मुसलमान से संबंधित सभी पढ़े लिखे तबकों से बातचीत करके इसे 100% किया जा सकता है, क्योंकि इस देश में अगर ज़्यादा प्रताड़ित, ज़्यादा अन्याय का शिकार अगर कोई है तो वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। भगवा राज जब से कायम हुआ है तभी से मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्मस्थल, मुस्लिम धर्मों के पुरावशेष सभी कुछ खतरे में हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों के पूज्य मोहम्मद साहब और उनके मस्जिद भी खतरे में हैं। ऐसे समय में अगर लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जब ज्ञान वापी मस्जिद को ढहाने की बात हो रही है, ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा है, सिर्फ ज्ञान वापी ही नहीं बल्कि मथुरा का ईदगाही मस्जिद का भी सर्वे चल रहा है। और इसके पहले बाबरी मस्जिद का क्या हश्र हुआ है उसे सारी दुनिया जान चुकी है। बाबरी मस्जिद को लेकर के कितना कत्लेआम, नरसंहार, दंगे फसाद हुए हैं, अच्छी तरह से सबको पता होगा। तो मुस्लिम समाज आज अपने को ठगा हुआ पा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल उसका साथ खुल्लम खुल्ला देने के लिए तैयार नहीं होता। वजह यह है कि मुस्लिम सिर्फ 19 या 20% तक है पूरे देश में, और हिंदू समाज 80% है। तो 80-20 की लड़ाई में सभी नेता, चाहे वो किसी पार्टी के हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष, सब 80% वोट पर ही नज़र रखते हैं। और यही वजह है कि मुसलमानों के साथ अभी जो मीटिंग किया है अखिलेश यादव ने, वो खुल्लम खुल्ला मीटिंग नहीं हुई है, चोरी चोरी चुपके चुपके मीटिंग हुई है लखनऊ में, और 3-4 दिन पहले हुई है, खुलासा कल हुआ है। तो इस मीटिंग में जो ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड एडवोकेट, प्रोफेसर, व्यापारी आए थे, उनसे लगभग 3 घंटे तक मीटिंग चलती रही। और इस बीच मुसलमानों का फीडबैक लेने का काम अखिलेश यादव ने किया। एक डायरी लिए हुए थे जिसमें वो सब कुछ नोट करते जा रहे थे। अंत में मुसलमानों ने जब फीडबैक पर कमेंट करने के लिए अखिलेश यादव से कहा, तो इन्होंने कहा कि हमारे पिता को तो हिंदू संप्रदाय के लोगों ने मौलाना मुलायम कहना शुरू कर दिया था, और जिस तरह से हमने CAA NRC के समय आपका साथ दिया था, आपके आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित किया था। मेरी पत्नी डिम्पल यादव खुद गई थी NRC और CAA के प्रोटेक्शन आंदोलन में। तो इस तरह से अब यह जब खुलासा हुआ है कि मुसलमानों के साथ अखिलेश यादव की गुप्त मीटिंग हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। और अखिलेश यादव को निशाने पर लेने के लिए जिस चीज़ के डर से इन्होंने गुप्त मीटिंग की, खुल्लम खुल्ला मीटिंग नहीं की,
तो हिंदू पक्ष को भड़काने का काम गोदी मीडिया, सोशल मीडिया और अब जब G20 का भूत उतर गया है तो खुद मोदी जी भी आएंगे मैदान में और इसे भी भुनाएंगे और जो सनातन धर्म पर बयान तमिलनाडु से दिया गया है उस पर भी भुनाएंगे, उसको भी भुनाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह की दुखती रग पर हाथ रखने का उन्हें अच्छा अनुभव है और खुद ऐसी भाषा बोल जाएंगे जिस पर कि दुनिया भर के लोगों को आश्चर्य होता है और खुद आरएसएस को आश्चर्य होता है। मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपने नहीं सुना हो तो कुछ आपको हम याद दिलाते हैं। मुसलमानों के बारे में सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ये पिल्ले के समान होते हैं और जब कार के नीचे आ जाते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है। एक मुस्लिम धर्मगुरु मंच पर नरेंद्र मोदी को शाल भेंट करता है और टोपी भेंट करता है। टोपी अपने हाथों से पहनाना चाहता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसके हाथ से छीन करके फेंक देते हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि कब्रिस्तान शमशान की बात चुनाव में उठाया था 2019 के। यही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा था कि ईद पर, बकरीद पर अगर बिजली आती है तो होली और दिवाली पर भी बिजली आनी चाहिए। मतलब कि मुलायम सिंह सरकार के समय ईद और बकरीद पर बिजली दी जाती थी, अखिलेश की सरकार के समय, लेकिन होली और दिवाली पर नहीं दी जाती थी। तो इस तरह के सांप्रदायिक बयान अगर खुद प्रधानमंत्री दें तो क्या समझा जा सकता है कि मुसलमानों के कितना हितैषी हैं वो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद होना चाहिए कि उनकी पार्टी मुसलमानों को कितना टिकट देती है। लोकसभा चुनाव में 2019 में 0 टिकट, 2022 के विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक भी सीट नहीं। और बनते हैं मुसलमानों के खैरख्वाह, खास करके पसमानदा मुसलमानों के बारे में नरेंद्र मोदी का कहना है कि पसमानदा मुसलमान हमारे साथ हैं। पसमानदा मुसलमान यानी पिछड़े मुसलमान, पिछड़े मुसलमान यानी अनपढ़ गंवार मुसलमान, उनके 5 से 6% वोट झटक लाते हैं नरेंद्र मोदी। जिन मुसलमानों को यह नहीं एहसास होता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए सांपनाथ भी है और नागनाथ भी है, और सांपनाथ और नागनाथ को वही 5-6% दूध पिलाने का काम कर देते हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी बहुत गदगद हैं कि हमें तो मुसलमानों का भी वोट मिलता है, जबकि हम उन्हें टिकट भी नहीं देते हैं। उनके खिलाफ बयानबाजी भी होती है, हिंदू मुस्लिम भी किया जाता है, नरसंहार कराने की बात भी कही जाती है, पाकिस्तान भेजने की भी बात कही जाती है, CAA NRC ला करके उनकी नागरिकता ख़त्म कर देने की बात की जाती है। इसके बावजूद भी मुसलमान हमें वोट देता है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए प्रयास कर सकते हैं तो अखिलेश यादव खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के साथ मीटिंग क्यों नहीं कर सकते? कांग्रेस के लोग मुसलमानों के साथ खुल्लम खुल्ला मीटिंग क्यों नहीं कर सकते? क्यों डर लगता है कि 80-20 कर दिया जाएगा तो खेला खत्म हो जाएगा? सोच में सुधार लाने की ज़रूरत है इंडिया को भी और स्थानीय पार्टियों को भी, छत्रपों को भी। मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी में जो नफरत है, मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में जो आग जल रही है, इसकी अनुभूति
पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को कराई जानी चाहिए। अगर 2024 जीतना है तो मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला समर्थन देना है और यह उन्हें सुनिश्चित करना है कि तुम्हारा कोई नरसंहार नहीं कर सकता है। ये भले चिल्लाते रहें, चीखते रहें कि हिंदू मुस्लिम दंगा करा करके कत्लेआम करेंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। आरएसएस जो कि कट्टर सांप्रदायिक संगठन है, अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है और जितने भी दंगे देश में होते हैं उसमें उसका हाथ होता है। उस आरएसएस को भी कहना पड़ गया है कि मुस्लिम और हिंदू का डीएनए एक है। मतलब ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमानों को अपना चचा और ताऊ भी बना लेंगे जब वोट लेना होगा पसमानदा मुसलमानों का, और जब वोट ख़त्म हो जाएगा तो उनके कत्लेआम, मॉब लिंचिंग, गो तस्करी के नाम पर, गो हत्या के नाम पर कत्लेआम करेंगे, करवाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आग उगलती है, इसे भुनाने का काम इंडिया अगर कर सकेगा तो मुसलमानों का 100% वोट, मुसलमानों का 100% वोट, मैं फिर से कह रहा हूँ, इंडिया को मिलेगा। और 100% का मतलब होता है कि 20% वोट अगर एक मुश्त, एक संप्रदाय विशेष से मिल जाए तो बहुत होता है। और अगर ओबीसी, एससी, एसटी का भी 20% भी वोट मिल जाता है, सबका मिला करके, तब भी इंडिया का परचम फहरा सकता है दिल्ली में और मोदी को सिंहासन छोड़ करके जाना पड़ेगा, झोला उठाना पड़ेगा। 40% वोट बहुत होता है। अभी नरेंद्र मोदी को 37% वोट मिला है, 2019 में मिला था। उसके बल पर 303 सीटें ला करके और राज कर रहे हैं, और सिर्फ 40% वोट की हम बात कर रहे हैं। अगर 40% में 20% मुसलमानों का हो जाता है और 20% में बाकी सबको रख दीजिए तो बड़ी जीत हो सकती है। ऐसे में मुसलमानों को के वोट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आपको बता दें कि लोकसभा की 30 सीटों पर मुसलमानों की बहुलता है। 15% से लेकर के 50% तक मतदाता मुसलमान हैं 30 सीटों पर। 15% तो बहुत सी सीटों पर मिल जाएंगे, लेकिन 50% का आंकड़ा सिर्फ 30 सीटों पर है। और ये 30 सीटें बहुत होती हैं मुसलमानों को अपना अधिकार पाने के लिए, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। मुसलमानों की कुल आबादी देश भर में नहीं, उत्तर प्रदेश में 3.85 करोड़ है। 3.85 करोड़, और उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 24 करोड़ है। ऐसे में जो मुस्लिम वोट बैंक को साधेगा उसकी जीत सुनिश्चित है। और इस मंत्र को अखिलेश यादव बहुत पहले से समझ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने बहुत पहले से समझ रखा है, और मुसलमानों के बल पर ही और कुछ पिछड़ों के बल पर, पिछड़ों में यादव तो पूरे हो गए, इन्हीं के बल पर इनकी राजनीति चलती रही है। लेकिन अब जब मुसलमानों का 100% वोट इन्हें मिलने वाला है, गुप्त मीटिंग के जरिए से जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार, अगर अखिलेश यादव ने वादा किया है कि आप हमारा ध्यान दीजिए, हम आपका ध्यान देंगे, यही कह करके मीटिंग ख़त्म की गई थी। और इस पर मुस्लिम सहमत थे। और मुसलमानों की एक जो सबसे बड़ी मांग थी
वो ये मांग थी कि आप कांग्रेस से जुड़िए, कांग्रेस से समझौता कीजिए। सिर्फ राहुल गांधी एक शख्स है जो मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कुछ बोल सकता है इस देश में। बाकी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गौतम अडानी के खिलाफ, रिलायंस के मालिक के खिलाफ बोल सकें। इसके लिए आश्वस्त किया है अखिलेश यादव ने मुसलमानों को कि कांग्रेस से समझौता करके चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ही नहीं, कोशिश की जाएगी कि मायावती से भी समझौता हो। मीटिंग के ख़त्म होने के बाद सोशल मीडिया का ज़माना है, खुलासा हो गया और अब अखिलेश यादव सफाई दे रहे हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि हाँ मीटिंग नहीं हुई है। हम तो कहते हैं कि खुल्लम खुल्ला उन्हें सार्वजनिक कर देना चाहिए जो मीटिंग में बातें हुई हैं या उसके जो वीडियो बनाए गए होंगे पार्टी की ओर से। और जब मुसलमान खुल करके आ जाएंगे सामने तो ओबीसी का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, दलितों का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसमें से जो अपने को हिंदू मानते हैं हो सकता है कि उनका वोट न मिल पाए, लेकिन बाकी जो अंबेडकरवादी हैं, जो पेरियारवादी हैं, जो फूले के समर्थक हैं, ऐसे समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या हो गई है। मनुवाद के खिलाफ अंबेडकरवाद की धूम मची हुई है सोशल मीडिया पर। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी 80 और 20 के जाल में नहीं उलझा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एजेंडे हैं या चुनाव जीतने के जितने भी फार्मूले होते हैं, कुछ को तो खुद अमल में लाना चाहिए इंडिया को और कुछ का पर्दाफाश करना चाहिए। जैसे उनका छद्म राष्ट्रवाद है। हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया भी छद्म राष्ट्रवाद को जन्म दे। इंडिया भी पुलवामा कराए, बालासोर कराए, बालाकोट। हम ये नहीं चाहते हैं कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा जाए, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ध्रुवीकरण करती है उससे सीख लेते हुए उसी के खिलाफ ध्रुवीकरण करना जरूरी है। मुसलमानों का ध्रुवीकरण, ओबीसी, एससी, एसटी का ध्रुवीकरण, और इतना अगर ध्रुवीकरण कर देंगे तो 40% ही नहीं 60% से भी ज़्यादा वोट मिलेगा इंडिया को। वैसे 2019 में 60% से ज़्यादा वोट मिला भी था। 63% वोट विपक्ष को मिला था, लेकिन विपक्ष विभाजित था, बटा हुआ था, एक मुश्त नहीं था। इसलिए वो वोट प्रतिशत सीटों में नहीं तब्दील हो सका। लेकिन इस बार विपक्ष इंडिया के झंडे के नीचे एकजुट हो गया है। और सबसे बड़ा मोदी का जो डर है वो डर यही है कि विपक्ष एकजुट हो गया है। अगर विपक्ष कोई चुनाव प्रचार नहीं करे, 2019 का भी वोट उसे मिल जाए, तब भी उसकी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी और नरेंद्र मोदी को झोला उठाना पड़ जाएगा। लेकिन राजनीति में, सियासत में समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं। एक जैसे समीकरण हमेशा नहीं रहते हैं और कभी कभी तो रातों रात समीकरण बदल जाते हैं। इसलिए 2019 के आंकड़ों पर न जा करके, बल्कि 2019 से भी बेहतर ही नहीं, बहुत बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए इंडिया को। और राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं और आरएसएस की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, वाकई ऐसा शख्स विपक्ष में इस समय कोई नहीं है ज़रूर, लेकिन वे मुखर नहीं हैं, वे खुल करके सामने नहीं आ सकते हैं, वो ललकार नहीं सकते हैं। और वह ताकत राहुल गांधी को मिल चुकी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो अखिलेश यादव अगर गुप्त मीटिंग करते हैं और मुसलमानों को साधते हैं तो अच्छी बात है। इसी तरह से गुप्त मीटिंग नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला मीटिंग ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों से भी
करना चाहिए इंडिया को भी और इंडिया के घटक दलों को भी। तभी कामयाबी मिल सकती है नरेंद्र मोदी को हराने में, तभी कामयाबी मिल सकती है आरएसएस के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए। तभी हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं, तभी हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, तभी हम देश की साझा संस्कृति को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।